लास्ट क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे बताओ। पीएच कैलकुलेशन सारा हो गया था क्या? पीएच कैलकुलेशन कवर कर लिए थे हम लोग। यस सर। कहाँ तक हुआ था पीएच बताओ। कहाँ तक किए थे? सर बोलो। सर लास्ट आप मिक्सचर ऑफ टू बेसिस तक किए थे। अच्छा, मिक्सचर ऑफ। चलो उसी में एक टाइप अगर हम लोग चाहें, जैसे हम लोग लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन किए थे शायद, टू वीक बेस वाला ना, मिक्सचर ऑफ टू वीक बेसिस। ठीक है, अगर दो उस जगह पे एसिड अगर रहेगा, दो वीक एसिड अगर कर ले, ठीक है, उसका भी केस हम लोग देख ही लेते हैं। पीएच ऑफ ए मिक्सचर ऑफ टू वीक एसिड्स। ठीक है, दो वीक एसिड है और ये दोनों वीक एसिड्स जो ले रहे हैं ना हम लोग, वो मोनोप्रोटिक है। मोनोप्रोटिक समझते हो ना? मोनोप्रोटिक का मतलब क्या हुआ कि एक एक प्रोटॉन वो डोनेट कर सकता है। ठीक है, एक H प्लस वो डोनेट कर सकता है। क्लियर है? तो दो वीक एसिड हम लोग कंसिडर किए हैं और दोनों वीक एसिड हमारा मोनोप्रोटिक है। तो इसमें हम लोग पीएच कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो जैसे लास्ट क्लास में हम लोग वीक बेस का, दो वीक बेस का निकाले थे कैलकुलेट करके, यहाँ पे हम लोग वीक एसिड का करने वाले हैं। तो वही सेम वही वही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो हम लोग दो एसिड हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, वीक एसिड। एक HA1 है। ठीक है, एक्सप्रेशन हम लोग मेनली निकालना चाह रहे हैं। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka1 है। ठीक है, और दूसरा जो एसिड है वीक एसिड, ये HA2 है और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka2 है। ठीक है, दिख रहा है ना स्क्रीन सबको? यस हेलो। सर। चलो अब इसके लिए हमको पीएच कैलकुलेट करना है। पीएच कैसे कैलकुलेशन करेंगे? तो दोनों का पहले इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखो। पहले HA1 का लिखेंगे। ठीक है, और इसका इनिशियल कंसंट्रेशन चलो हम लोग मान लेते हैं HA1 का C1 और इसका इनिशियल कंसंट्रेशन C2। ठीक है, तो इसका जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा HA1 का, ये क्या बनेगा? H मोनोप्रोटिक है तो HA1 एक H प्लस लूज किया और प्लस A1 यहाँ से। ठीक है, ये A1 माइनस, और इसी तरह से हम लोग यहाँ पे अगर लिखें HA2, तो HA2 इसका इक्विलिब्रियम क्या होगा? ये H प्लस और प्लस A2 माइनस। ठीक है, अब देखो उसका हम लोग इक्विलिब्रियम अप्लाई करें। T इक्वल टू 0 पे इसका इनिशियल कंसंट्रेशन है C1, ये दोनों 0 0 है। ठीक है, अब एट इक्विलिब्रियम हम लोग एट इक्विलिब्रियम कंसिडर कर रहे हैं। इसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन एज्यूम कर लेते हैं हम लोग अल्फा 1। पहले वाले एसिड का डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा 1, दूसरे वाले का अल्फा 2। ठीक है, तो यहाँ पे बताना, अगर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा 1 है तो इसका कंसेंट्रेशन कितना बचा हुआ रहेगा एट इक्विलिब्रियम? C1 इंटू 1 माइनस अल्फा 1। ठीक है, और H प्लस कितना फॉर्म करेगा ये बताओ तो? C1 अल्फा 1, यस और नो? हेलो। यस सर। और ये A माइनस ये कितना फॉर्म करेगा? A1 इंटू अल्फा 1, सॉरी C1 इंटू अल्फा 1। ठीक है, ये हम लोग लिखे हैं HA1 के लिए। इसी तरह HA2 के लिए हम लोग सिमिलरली ऐसे लिख सकते हैं। T इक्वल टू 0 पे इसका C2 है, ये 0 0 होगा। एट इक्विलिब्रियम ये क्या हो जाएगा? C2 इंटू 1 माइनस अल्फा 2, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। ये क्या है? C2 इंटू अल्फा 2 और ये भी C2 इंटू अल्फा 2। अब यहाँ पे जब एक्सप्रेशन लिखोगे तो यहाँ पे देखो कॉमन क्या आ रहा है? H प्लस दोनों में कॉमन आ रहा है। तो जब ये दोनों इक्विलिब्रियम जो है साइमल्टेनियसली अचीव हो रहे होंगे ना, तो जब इन दोनों का तुम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन जब लिखोगे तो उसमें H प्लस जो है वो दोनों में कॉमन आएगा। तो H प्लस का कंसेंट्रेशन भी तो कॉमन आना चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या करना है? अब दोनों का H प्लस का कंसेंट्रेशन सेम होना चाहिए दोनों केस में। तो इधर से जो C2 अल्फा 2 है ये इसमें ऐड कर दिए हम लोग, और इधर का जो C1 अल्फा 1 है वो हम लोग इसमें ऐड कर दिए। ये बात समझ में आया सबको? ये क्यों हो रहा है? यस और नो? ये बात यस। क्लियर है? साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है पहले भी। तो पहले वाले का एक्सप्रेशन लिखो हम। Ka1 का एक्सप्रेशन लिखना चाह रहे हैं। K1 का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? ये देखो, C1 इंटू अल्फा 1 इंटू
C1 इंटू अल्फा वन प्लस C2 इंटू अल्फा टू, पावर वन वन ही रहेगा दोनों केस में, डिवाइडेड बाय इधर क्या हो जाएगा C1 इंटू वन माइनस अल्फा वन। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ देखो K2 का एक्सप्रेशन लिखो, K2 का एक्सप्रेशन भी क्या आ जाएगा C2 अल्फा टू इंटू C1 अल्फा वन प्लस C2 अल्फा टू, और डिवाइडेड बाय नीचे ये है C2 इंटू वन माइनस अल्फा टू। ठीक है, अब जो अप्रोक्सीमेशन हम लोग यूज करते थे वीक एसिड के लिए, याद है तुम लोगों को, अल्फा वन इज मच मच लेस देन वन, यस और नो, और इसी तरह Yes, sir. अल्फा टू इज मच मच लेस देन वन। तो मतलब वन माइनस अल्फा को क्या कर लेंगे हम लोग, नियरली इक्वल टू वन, वन, और यहाँ वन माइनस अल्फा टू इज नियरली इक्वल टू वन। अब देखो इस इन दोनों को अगर सब्स्टिट्यूट करो तो क्या आ जाएगा, देखो तुम लोग अगर यहाँ पुट करोगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा K1 क्या आ गया, K1 हो जाएगा, ये C1 एक बार कैंसिल आउट हो गया तो ये हो गया अल्फा वन, और ये C1 अल्फा वन प्लस C2 अल्फा टू, ये हो गया इक्वेशन वन मान लेते हैं इसको। K2 क्या आ जाएगा एट द सेम टाइम, ये हो जाएगा अल्फा टू इंटू C1 अल्फा वन प्लस C2 अल्फा टू, ये इक्वेशन टू है। कोई दिक्कत यहाँ तक? सेम वैसे ही कर रहे हैं जैसे हम लोग वो प्रीवियस एक क्वेश्चन के थे, यहाँ पे हम लोग एक्सप्रेशन के टर्म में बात कर रहे हैं। कोई डाउट है यहाँ तक, बताओ। हम लोग एक्चुअली में एक्सप्रेशन डिराइव करना चाह रहे हैं, कैसा एक्सप्रेशन आएगा। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन वन बाई टू अगर कर दोगे, K1/K2, ये क्या आ जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, C1 अल्फा वन प्लस C2 अल्फा टू, ये क्या बच जाएगा, अल्फा वन डिवाइडेड बाय अल्फा टू, यही हो जाएगा। ये इक्वेशन थ्री मान लेते हैं हम लोग। हेलो, आवाज आ रहा है ना सबको? यस सर। चलो, अब यहाँ पे तुम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो क्या, जैसे अगर मान लो ये आ गया, ये एक्सप्रेशन आया, हमको H प्लस के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, बताओ। यहाँ पे एक रिलेशन आ गया, इक्वेशन थ्री से ये रिलेशन आया। ठीक है, यहाँ से देखो अगर ये इक्वेशन थ्री से हम लोग अल्फा टू का वैल्यू निकालें और अल्फा टू के जगह पे सब्सटीट्यूट करें, तो यहाँ देखो क्या लिख सकते हैं हम लोग, K1 इज इक्वल टू, तुम लोग खुद बताना, ये C1 अल्फा वन, ठीक है, प्लस ये C2 अल्फा टू के जगह हम लोग सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, देखना यहाँ पे अल्फा टू के जगह हम लोग पुट कर रहे हैं, अल्फा टू के जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं बताओ, Ka2 बाय Ka1 इंटू अल्फा वन, ये सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। और ये पूरा किससे मल्टीप्लाइड है, अल्फा वन से, अल्फा वन तो पहले से है वहां पे, यस और नो, यहाँ तक देख लो एक बार अच्छे से। कोई डाउट है इसमें? अब यहाँ पे देखो हम लोग जब कॉमन लोग और इसको सॉल्व करोगे, हम यहाँ अल्फा वन जब मल्टीप्लाई होगा सबसे, तो अल्फा वन स्क्वायर का वैल्यू हम लोग निकालना चाह रहे हैं, तो अल्फा वन स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा Ka1, Ka1 उधर चला गया, Ka1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय C1 इंटू Ka1 प्लस C2 इंटू Ka2। यहाँ तक कोई दिक्कत, बोलो तो। तो यहाँ से डायरेक्टली हम लोग अल्फा वन का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं अंडर रूट, ठीक है, ये अंडर रूट मतलब ये K1 हो जाएगा, और यहाँ पे अंडर रूट C1 इंटू K1 प्लस C2 इंटू K2। यहाँ तक कोई डाउट है क्या अल्फा वन का एक्सप्रेशन निकालने में, बोलो। हेलो, कोई डाउट है इसमें किसी को भी यहाँ तक, प्लीज रेस्पॉन्ड। No, sir. चलो, तो K1 आ गया, इसी तरह सिमिलरली हम लोग K2 का वैल्यू, सॉरी अल्फा टू का वैल्यू भी निकाल सकते हैं क्या, अल्फा वन अगर आ गया है तो अल्फा टू का भी सिमिलरली क्या आएगा बता सकते हो, ये क्या आ जाएगा K2 अपॉन, तुम लोग निकाल लेना, ठीक है,
एक जैसा इक्वेशन है। तो ये K2 अपॉन C1 इंटू K1 अंडर रूट, और ये क्या आ जाएगा, C2 इंटू K2, ऐसा ही आएगा बिल्कुल। अब अल्फा वन और अल्फा टू आ गया, हम एक्चुअली में हम लोग एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं एच प्लस का एक्सप्रेशन क्या आएगा। तो एच प्लस का एक्सप्रेशन, क्योंकि अगर एक बार एच प्लस आ गया हमारा तो उसके बाद पीएच निकाल सकते हैं हम लोग। तो एच प्लस किसके बराबर होगा, देखो एच प्लस का जो एक्सप्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस, ये किसके इक्वल है, यहाँ पे देखोगे अगर तुम लोग, तो एच प्लस यहाँ से आ रहा है C1 अल्फा वन प्लस C2 अल्फा टू, दोनों केस में वही है। ठीक है, तो एच प्लस के जगह हम लोग पुट कर सकते हैं C1 अल्फा वन प्लस C2 अल्फा टू। और हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे अल्फा वन और अल्फा टू का एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं। तो यहाँ देखो क्या आ गया हमारा, C1 इंटू अल्फा वन के जगह सब्सटीट्यूट क्या कर दोगे, K1 अपॉन अंडर रूट क्या है, अंडर रूट आ गया यहाँ पे C1 इंटू K1 प्लस C2 इंटू K2। और इसी तरह प्लस C2 इंटू अल्फा टू के जगह क्या पुट कर दोगे, K2 डिवाइडेड बाय यहाँ भी अंडर रूट C1 इंटू K1 प्लस C2 इंटू K2। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने से एच प्लस क्या आ जाएगा, देखो कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस सिंप्लीफिकेशन के बाद यहाँ देखो ये दोनों में कॉमन आ गया और ऊपर भी ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम लोग ये लिख सकते हैं अंडर रूट पावर हाफ हो जाएगा ना, हाफ बचेगा क्योंकि एक बार अंडर रूट है और ऊपर पावर वन है। तो ये अंडर रूट C1 इंटू K1 इंटू C2 इंटू K2, यही तो बचा हमारा कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस। देखो यस और नो, एक बार अच्छे से देखो एक्सप्रेशन, कंफ्यूज मत होना। सर थोड़ा ऊपर कर सकते हैं। कहाँ पे, और ऊपर। गेस करिए प्लीज। हम्म हो गया। यस सर। देखो एक्सप्रेशन समझ आ रहा है या नहीं सबको, कोई डाउट है किसी स्टेप में तो बताओ। सूरज, शुभम, शुभम, नहीं सर। नहीं सर। चलो ठीक है, तो H प्लस का डायरेक्ट एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ से अगर हमसे पीएच पूछा जाएगा तो हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ये पीएच क्या आ जाएगा, माइनस लॉग इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ये जो H प्लस आया है, इसे कैलकुलेट कर लोगे। तुमको ऑलरेडी C1 और K1 दिया रहेगा क्वेश्चन में, C2 K2 दिया रहेगा सबका। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे पीएच निकाल सकते हैं। अब अगर मान लो वाटर भी कंसिडर करोगे, तो वाटर भी कंसिडर करोगे तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, वाटर का भी कंसेंट्रेशन के ऑफ वाटर इंटू क्या करना पड़ता है हमको, सी ऑफ वाटर, वो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरह से अगर इफ वाटर इज ऑल्सो कंसिडर्ड, हम लोग लिख सकते हैं ना, वाटर का भी कंसेंट्रेशन अगर कंसिडर करना है तो हम लोग यहाँ पे कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट तुम्हारा K1 इंटू C1 प्लस K2 इंटू C2, और यहाँ पे K ऑफ वाटर इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर, इस तरह से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो जनरली देखना अगर वाटर का कंपैरेबल रहेगा तभी कंसिडर करना, हर केसेस में वाटर हम लोग नहीं कंसिडर करते हैं। तो जैसे अब क्वेश्चन जैसे कर सकते हैं हम लोग, इस पे ये एक्सप्रेशन लिख चुके हो ना सब लोग, यहाँ पे H प्लस का एक्सप्रेशन, कहीं कहीं पे डायरेक्ट एक्सप्रेशन के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन ध्यान रखना। यस सर। चलो
अब यहाँ पे देखो, इसमें भी अलग अलग केसेस अगर बनाया जाता है, तो जैसे मान लो कि अगर मान लो इस टाइप का है कि ये जो कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आया है ना, ये है हमारा C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। अब इस केस में अगर तुमको देखने को मिल रहा है कि किसी एक एसिड का जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट है अगर दूसरे एसिड से बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। मान लो इस केस में अगर हमको ऐसा दिया रहा था कि K1 का वैल्यू जो है ये मच मच ग्रेटर देन K2, ठीक है। K1 का वैल्यू अगर इस केस में ऐसा दिया हुआ है कि वो K2 से बहुत ज्यादा ग्रेटर है, तो फिर हम लोग यहाँ जो सेकंड वाले एसिड से जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है ना H प्लस का, उसको हम लोग नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं इन दिस केस, ठीक है। अगर ये इस तरह का केस दिया गया है कि इफ कंसेंट्रे K1 ऑफ K2 इज मच मच लेस देन, ये सॉरी, K1 इज मच मच ग्रेटर देन K2, तो यहाँ पे जो मेनली H प्लस आएगा ना उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि वो किससे आएगा, C1 अल्फा 1, मतलब पहले वाले एसिड से ही आ रहा होगा। दूसरे वाले एसिड से जो आ रहा होगा उसको एक तरह से हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अप्रोक्सीमेशन यूज कर वो हमको देखना पड़ेगा कि वो डेटा के हिसाब से K1 और K2 का वैल्यू किस टाइप का है। बहुत ज्यादा वास्ट डिफरेंस होगा तो फिर हम लोग ऐसा अप्रोक्सीमेशन लेके सॉल्व, क्योंकि उस केस में अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा तुम वैल्यू ऐड भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो एक तरह से नेग्लिजिबल ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए पहले ही हम लोग वैसे उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। चलो जैसे एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ये लिख लियो ना यहाँ तक एक्सप्रेशन। यस सर। चलो जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कैलकुलेट द pH of the solution obtained by mixing equal volume of 0.02 मोलर HOCl, ठीक है, ये हाइपोक्लोरस एसिड है HOCl, और एंड 0.2 मोलर CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है। सॉल्यूशन गिवन दैट दोनों वीक एसिड है, ठीक है, और दोनों वीक मोनोप्रोटिक एसिड है, और दोनों का ये K जो दिया हुआ है HOCl का, ये गिवन है 2 × 10⁻⁻⁴, और Ka जो दिया हुआ है CH3COOH का, ये हमारा गिवन है 2 × 10⁻⁵। चलो कैलकुलेट करो, तो पीएच निकालना है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो बनेगा उसका पीएच क्या आने वाला है, ट्राई करो। अगर एक्सप्रेशन याद है तो डायरेक्टली एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो, नहीं है तो फिर वैसे करना होगा, लेकिन उतना लंबा चौड़ा करने का जरूरत नहीं है। अब तुम लोग का एक्सप्रेशन पता ही है, डायरेक्ट यूज करके बताओ जल्दी से फटाफट। यहाँ पे एक और चीज, पीएच कैलकुलेट करना है, दूसरा एक ये सब भी बताना है। ऑल्सो कैलकुलेट concentration of OCl minus and concentration of CH3COO minus एसिटेट आयन, ट्राई करो तो।
सर हाँ बोलो। PHS 2.69। पीएच आया 2.69, ठीक है चलो करेक्ट है। पीएच जो आएगा ये 2.69, ठीक है। बाकी पीएच आ गया तो इसके कंसेंट्रेशंस निकाल लो फिर। नहीं हुआ? हेलो? दोनों का सेम आया। दोनों का सेम आया क्या? कितना आया वैल्यू? 10⁻³ दोनों का वैल्यू कितना आ रहा है? 10⁻³ -3। 10⁻³ दोनों का? यस सर। नहीं, ऐसा होगा क्या? यहाँ पे HOCl का निकालना है ना, तो देखो एक एनायन जो है ये वाला, एक A1 है और दूसरा A2 इसका है। तो एक का एनायन का आ जाएगा C1α1, दूसरे का C2α2, तो दोनों सिमिलर है। अरे ये जो आएगा कंसेंट्रेशन ऑफ OCl माइनस ये कितना होगा? दैट इज इक्वल टू C1 × α1 था, तो पहले ठीक है उसका कंसेंट्रेशन और अल्फा उसके बराबर था ना। अल्फा तो पहले निकालना होगा ना तुमको। अल्फा कैलकुलेट किए हो? α1 और α2? यस सर। सर बोलो। सर अल्फा 1 10⁻⁻1 है और अल्फा 2 10⁻⁻2। हाँ ये करेक्ट है। α1 जो है, α1 कैलकुलेट करना होगा ना दोनों का, α1 और α2 दोनों वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो α1 और α2 नहीं निकालेंगे तो फिर हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो α1 आ जाएगा इस केस में 10⁻⁻1 है α1, और α2 क्या हो जाएगा? 10⁻⁻2। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो ना, क्योंकि C1 हमको इसका कंसेंट्रेशन पता है और α1 का वैल्यू आ चुका है। α1 हम लोग यूज कर रहे हैं ये पहले वाले एसिड के लिए, ठीक है, जिसका Ka1 और ये Ka2 ऐसे मार्क कर लो तो कंफ्यूजन नहीं होगा। कोई दिक्कत? हेलो? बोलो। यहाँ पे देखो एक्चुअली में क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके तुम लोग H+ तो निकाल लिया ना। H+ का देखो दीक्षा तुमसे बना है। यस सर, पहला वाला बन गया। देखो कंसेंट्रेशन ऑफ H+ ये क्या है, इसका जो एक्सप्रेशन था वही सेम एक्सप्रेशन हम लोग यूज करेंगे। डायरेक्ट एक्सप्रेशन यूज करके निकाल सकते हो तुम लोग। ये √K1 × C1 प्लस K2 × C2। अब यहाँ पे कंसेंट्रेशन देखो क्या होगा, तो इनिशियल कंसेंट्रेशन जो है ये इसका 0.02 है और ये 0.2 मोलर है। लेकिन ये तो इनिशियल कंसेंट्रेशन था, जब दोनों को मिक्स करोगे तो कंसेंट्रेशन यही थोड़ी ना रहेगा, कंसेंट्रेशन तो चेंज हो जाएगा ना। अब क्या बोला गया, दोनों का इक्वल वॉल्यूम मिक्स किया गया। अगर दोनों एसिड का इक्वल वॉल्यूम मिक्स कर दोगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स, वॉल्यूम दुगना हो जाएगा ना। यस और नो?
वॉल्यूम 2 टाइम्स होगा, Yes, sir. तो वॉल्यूम अगर 2 टाइम्स हो गया तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। बोलो, वॉल्यूम अगर 2 टाइम्स हुआ तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, हाफ। तो अब जो यहाँ पे ध्यान देना, HOCl का जो अब कंसंट्रेशन आ जाएगा ये क्या हो जाएगा हमारा, पहले कितना था, ये आफ्टर मिक्सिंग हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। मिक्स होने के बाद जब वॉल्यूम डबल हो गया तो इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, आधा। तो पहले अगर 0.02 था तो अब इसका हो जाएगा 0.01 मोलर। तो मतलब जो C1 है हमारा ये 0.01 मोलर हो गया। और दूसरा जो है कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH ये भी आधा हो जाएगा आफ्टर मिक्सिंग। तो इसका इनिशियली कितना था, 0.2 मोलर था, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, 0.1 मोलर। तो C2 का वैल्यू हो गया 0.1 मोलर। समझ में आया। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज, K1 K2 तुमको पता ही है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो अंडर रूट देख लो, K1 का वैल्यू कितना है HOCl का, 2 इंटू 10⁻⁴, और ये C1 कितना हो गया, 1 इंटू 10⁻⁻2 ही लिख सकते हैं हम लोग, और प्लस K2 कितना है, 2 इंटू 10⁻⁵, और इंटू ये 10⁻⁻1। ये कितना आ रहा है सॉल्व करने पे, अंडर रूट लेके ऐड करके कितना आ रहा है बताओ तो। ये आ जाएगा देखो 2 प्लस ये हो जाएगा So 2 2 into 10 into 10⁻⁻3। 2 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। चलो तब H प्लस अगर आ गया हमारा 2 इंटू 10⁻⁻3, तो pH क्या आ गया हमारा, 3 माइनस लॉग 2 हो गया, है ना। तो 3 माइनस लॉग 2 का वैल्यू क्या है, 0.3, 2.7. तो नियरली 2.7 आंसर है pH। ठीक है, कोई दिक्कत। No, pH sir. क्या, तो pH अगर कैलकुलेट हो गया तो उसके बाद नहीं निकाल सकते। अगर कंसेंट्रेशन हमको पूछा गया इसका OCl माइनस का और CH3CO माइनस का, तो α1 और α2 यहाँ से कैलकुलेट करोगे, करोगे। α1 देख रहे हो ना, यहाँ एक्सप्रेशन तो निकाले α1 और α2 का, दोनों का, यस और नो। Yes, sir. तो यहाँ से तो α1 और α2 से हमारा डायरेक्टली α1 ये अंडर रूट C1 इंटू K1 ये तो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, ये H प्लस ही है ना, अंडर रूट ये पूरा टर्म। तो यहाँ पे बस तुमको α2 में क्या करना है, K2 बाई ये वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइड कर देना। α1 में क्या है, K1 डिवाइडेड बाई इतना। मतलब यहाँ डायरेक्ट देखो, α1 हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, K1 कितना दिया हुआ है यहाँ पे बताना। इस केस में α1 क्या हो जाएगा, खुद बताओ तुम लोग। K1 का वैल्यू कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻4 है, ठीक है। और ये पूरा टर्म का जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है वो क्या है, यही कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस वाला ही तो टर्म जा रहा है डिनोमिनेटर में। तो इसका वैल्यू ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये 2 इंटू 10⁻⁻3 है। तो देख लो यहाँ पे α1 का वैल्यू क्या हो गया, 10⁻⁻1 हो गया, यस और नो। Yes, sir. और α2 कैसे आ जाएगा, Ka2 डिवाइडेड बाय उतना। तो Ka2 का वैल्यू देखो कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻5 है। और यहाँ पे देख लो हमारा अंडर रूट 2 इंटू 10⁻⁻3 हो जाएगा ये। तो ये देखो α2 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, 10⁻⁻2। तो α1 और α2 अगर आ गया तो हम लोग निकाल सकते हैं ना, कंसंट्रेशन ऑफ OCl माइनस कितना हो जाएगा, ये C1 इंटू α1 था, C1 इंटू α1, तो C1 का वैल्यू हमारा 0.01, 0.01 ही था। C1 कितना था, 0.01। हाँ 0, मिक्स करने के बाद उतना आया था ना, तो मतलब 10⁻⁻2 यही है ना। और इंटू α1 10⁻⁻1, तो ये कितना हो गया, 10⁻⁻3। तो ये तो आया 10⁻⁻3। अब दूसरा CH3CO माइनस, इसका कंसंट्रेशन और वो भी ये वही है। वही आ रहा है, C2 इंटू α2। तो C2 कितना आया था मिक्स करने के बाद, 0.1। 0.1 10⁻⁻1, और इसका ये है 10, हाँ ये भी ठीक है, ऐसे ही किए थे तुम।
कौन इसका आंसर बताया था? बोलो। यस सर। चलो ठीक है, समझ आ गया ना? तो डायरेक्ट एक्सप्रेशन याद रखना चाहते हो तो डायरेक्ट एक्सप्रेशन भी याद रख सकते हो, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। नहीं तो फिर तुमको लंबा चौड़ा उस तरह से करना होगा पूरा। क्योंकि इसमें क्वेश्चन अगर देखोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सप्रेशन भी पूछा जाता है। कहीं कहीं पे तुमको मिल जाएगा क्वेश्चन कि 2 वीक मोनोप्रोटिक एसिड दे दिया मिक्सचर, बोला जाएगा कि रिजल्टेंट पीएच का एक्सप्रेशन क्या है। तो ध्यान रखो, अगर पूछा गया तो उस तरह से हम लोग कर सकते हैं, डायरेक्ट याद रहेगा तो डायरेक्ट बता सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? हो जाएंगे अब नो इस टाइप के क्वेश्चंस बन जाएंगे ना। बेस वाले में भी लास्ट क्लास में हम लोग ऐसे ही किए थे ना, एक क्वेश्चन जो कराए थे बेस वाले में, तो हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट किए थे। वहां पे क्या आया कि डायरेक्ट हमारा पहले OH माइनस का रिजल्टेंट आया। अब OH माइनस को पहले हम लोग उससे POH निकाले, फिर 14 में सब्ट्रैक्ट करके pH निकाले। ऐसे ही किए थे ना लास्ट क्लास का, क्वेश्चन रिकॉल करो अगर याद होगा तो। यस सर। चलो, तो ये एसिड वाला केस हम लोग कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना कि अगर तुमको, ये तो मोनोप्रोटिक एसिड था, अगर मान लो कि पॉलीप्रोटिक एसिड अगर देगा, ठीक है, तो पॉलीप्रोटिक एसिड में जनरली यहाँ पे ये लिख दे रहा है, इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स करेगा नहीं। अगर मान लो इस टाइप का केस दे दिया, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर पॉलीप्रोटिक वीक एसिड। पॉलीप्रोटिक समझते हो ना, एक से ज्यादा अगर वो H+ आयंस लूज कर रहा है, तो उस केस में देखोगे हम लोग यहाँ पे मेनली देखेंगे फॉर सच मिक्सचर ओनली द फर्स्ट स्टेप ऑफ डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन लिख लो यहाँ पे, वो मोर अप्रोप्रिएट है। फर्स्ट स्टेप ऑफ आयोनाइजेशन इज कंसिडर्ड फॉर बोथ द एसिड्स। ठीक है, तो अगर पॉलीप्रोटिक वाला केस हमको दिया है कि दोनों जो वीक एसिड है हमारा वो पॉलीप्रोटिक है, तो उसमें सिर्फ उसका पहला आयोनाइजेशन स्टेप हमको कंसिडर करना है। ठीक है, अगर पहला आयनाइजेशन स्टेप कंसिडर करोगे दोनों का, तो उसके बाद क्या कर सकते हैं कि वो केस जो है जस्ट इससे प्रीवियस वाला जो केस हम लोग किए वो उसी के जैसा बन जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस द केस इज एग्जैक्टली द सेम एज द मिक्सचर ऑफ टू और मोर ये मोनोप्रोटिक वीक एसिड्स। ठीक है, तो इससे पहला वाला जो केस किए थे हम लोग 2 वीक मोनोप्रोटिक एसिड का, उसी टाइप का केस बन जाएगा। क्योंकि जो पॉलीप्रोटिक एसिड्स होता है ना, पॉलीप्रोटिक वीक एसिड्स अगर होगा तो उसमें जनरली देखोगे उसका K1 जो होता है ये मच मच ग्रेटर देन K2, और ये जो होता है मच मच ग्रेटर देन K3। अगर मान लो ट्राई बेसिक है, ठीक है, तो उस केस में K3 जो होगा इसका K2 से बहुत ही छोटा होगा। तो सिर्फ इसमें हम लोग पहला ही स्टेप इसका कंसिडर करते हैं। कोई भी अगर पॉलीप्रोटिक वीक एसिड दिया हुआ है तो सिर्फ फर्स्ट स्टेप, उसका फर्स्ट आयोनाइजेशन स्टेप ही कंसिडर करना है, क्योंकि बाकी दोनों इतना छोटा होता है कि उसको हम लोग ऐड करोगे भी तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उसको आसानी से हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर सिर्फ पहला ही स्टेप अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप को अगर कंसिडर करना है, तो वो सेम कैसा वाला केस हो गया जैसा अभी हम लोग किए थे, मोनोप्रोटिक वाला ही केस तो हो जाएगा उसके बाद, इन दोनों को नेग्लेक्ट करने के बाद। ठीक है, समझ आया बात क्या बोलना चाह रहे हैं? जैसे Yes, मान लो अगर कोई इस टाइप का है केस H2A, ये हमारा वीक डाइप्रोटिक एसिड है। ठीक है, डाइप्रोटिक एसिड है तो इसका पहला स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में ये एक H+ लूज किया और इसके बाद ये Ha- बनाया। ठीक है, मान लो इसका K1 है। दूसरे स्टेप में ये क्या होगा, Ha- जो है ये फिर फर्दर एक H+ लूज करेगा, तो ये बनाएगा A2-, ये K2 है। तो यहाँ पे इसका जो K1 का वैल्यू होता है ना, ये देखोगे ये मच मच ग्रेटर देन K2 है। तो यहाँ पे आसानी से ये सेकंड वाला जो स्टेप है ना, सेकंड वाले स्टेप से जो H+ आ रहा है उसको हम लोग आसानी से नेग्लेक्ट कर सकते हैं।
मतलब इसका कंट्रीब्यूशन इसके लिए कुछ भी नहीं होगा, उसमें ऐड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो इसमें सिर्फ हम लोग पहला स्टेप ही कंसिडर करेंगे। तो ये एक एसिड का अगर हम लोग फर्स्ट स्टेप कंसिडर किए तो इसी तरह दूसरे एसिड का भी हम लोग पहला ही स्टेप कंसिडर करेंगे। तो अगर दोनों का एक एक स्टेप ही कंसिडर कर रहे हैं फर्स्ट स्टेप ही, तो वो जस्ट केस सिमिलर कैसा हो गया, जो हम लोग अभी मोनोप्रोटिक एसिड के लिए जो केस किए बिल्कुल वैसे ही हम लोग एज्यूम करके कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन का खेल है बस। तो वैल्यू देखोगे बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है K1 और K2 में, तो आसानी से उसमें नेग्लेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, समझ आया ना? Yes, sir. चलो, तो ये था हमारा पीएच का जितना भी पॉसिबिलिटीज था, जितने भी टाइप के मिक्सचर बना सकते हैं हम लोग। एसिड बेस का मिक्सचर हो गया, दो एसिड का मिक्सचर हो गया, दो बेस का मिक्सचर हो गया, दो स्ट्रॉन्ग एसिड का भी हम लोग किए थे, दो वीक एसिड का भी मिक्सचर देख लिए हम लोग। फिर उसी तरह बेस का भी देखे, दो स्ट्रॉन्ग बेस और दो वीक बेस। ठीक है, तो जितने भी प्रोबेबिलिटी थे जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मिक्सचर करके, वो सारा हम लोग कवर कर चुके हैं पीएच कैलकुलेट करना। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक लिख चुके हो तुम लोग, देख लो। Yes, sir. ओके, समझ आया कि नहीं? सारा जो हम लोग केसेस कंसिडर किए थे पीएच का सारा कैलकुलेशन कर लोगे ना अब? देखना, इक्विलिब्रियम हमेशा स्टेब्लिश करना है सिर्फ वीक वाले में। स्ट्रॉन्ग अगर है तो स्ट्रॉन्ग वाले में तो डायरेक्ट हम लोग 100% डिसोसिएट कर देते हैं उसमें। जो भी उसका कंसेंट्रेशन दिया रहेगा वही सेम कन्वर्ट हो जाएगा हमारा H+ या फिर OH- में, अगर स्ट्रॉन्ग है तो। वीक के केस में हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते, वहां पे तुमको डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इन्वॉल्व होगा। अल्फा के टर्म में हम लोग बात करेंगे, तो ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का अप्रोक्सीमेशन यूज करके हम लोग करते हैं वीक के केस में। ठीक है, तो ये चीज बस ध्यान रखना। और कहाँ पे वाटर का कंसेंट्रेशन एज्यूम करना है, तो वो सारा केसेस भी, क्योंकि वो कंफ्यूजिंग होता है, बहुत गलती होता है उस जगह। ठीक है, कि एसिड से अगर मान लो H+ जो आ रहा है वो 10⁻⁻⁶ का ऑर्डर का हो, तो फिर हम लोग, या फिर 10⁻⁷ या 10⁻8 के ऑर्डर का हो, तब फिर वहां पे वाटर हम लोग कंसिडर कर लेंगे, वाटर का जो H+ है वो कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, 10⁻⁻⁶ -7 या 10⁻⁻8। तो अगर इन इन तीनों केसेस में है, तो मेनली इन्हीं तीनों केसेस में हम लोग वाटर का कंट्रीब्यूशन जो है वो कंसिडर करते हैं। क्लियर है? ये सब ध्यान रहेगा तुम लोगों को। Yes, sir. ऑलरेडी हम क्वेश्चन करा ही चुके हैं इन सब केसेस का, क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक एक एग्जांपल तुम लोग को दे ही दिए हैं। ठीक है, ध्यान रखना उसको कैलकुलेशन करने समय। चलो, तो ये हमारा पीएच कैलकुलेशन यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट जो है, इसमें नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। ये है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट तुम लोग सुने हो? यस सर, अतुल सर किए थे डिस्कस क्लास में। चलो, ये है कॉमन आयन इफेक्ट। क्या होता है कॉमन आयन इफेक्ट में, बता सकते हो कोई? सर इसमें भी साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम वाला केस होता है, बस इसमें आयन से रिप्लेस हो जाता है। आयन से रिप्लेस होता है, ये एक्चुअली हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट मेनली अप्लाई होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, कि एक्चुअली हमको पता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी क्या होता है, कम आयोनाइज होता है। ठीक है, कोई भी वीक एसिड या वीक बेस लोगे तो उसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑलरेडी बहुत ही कम है। अब उसके प्रेजेंस में अगर हम लोग कोई एक इलेक्ट्रोलाइट यूज कर लें जो कि उसके साथ एक कॉमन आयन शेयर कर रहा हो, तो अगर वो कॉमन आयन शेयर करेगा तो उस केस में देखोगे उसका जो वीक इलेक्ट्रोलाइट था ना, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है वो और भी कम हो जाता है, फर्दर और सप्रेस हो जाता है। पहले से ही वो कम था, लेकिन कॉमन आयन के प्रेजेंस में वो और भी कम आयोनाइज होने लगेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट। एक्चुअली में वो लीच एटलियर्स प्रिंसिपल से एक्सप्लेन होता है, उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसका स्टेटमेंट लिख लो, फिर इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ये क्या है? द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन of a weak electrolyte is
suppressed by the addition of another electrolyte. ये इलेक्ट्रोलाइट जो ऐड कर रहा है ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, कंटेनिंग एक कॉमन आयन, ठीक है, एक कॉमन आयन शेयर करना चाहिए तभी ये कॉमन आयन इफेक्ट अप्लाई करेंगे। नाम से ही पता चल रहा होगा, और इसी को बोलते हैं हम लोग, दिस इज रेफर्ड टू एज कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, अब जैसे देखो फॉर एग्जांपल जैसे ये लेते हैं, मान लो हमारा एक एसिड है HCN, ये बहुत ही वीक एसिड होता है, हमको पता है ऑलरेडी। अब इसका जब इक्विलिब्रियम रिएक्शन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखोगे, ये H प्लस एक्वस और प्लस Cn माइनस, ठीक है, ये ऑलरेडी हमको पता है कि इसका अल्फा जो होगा ये बहुत ही कम होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा का वैल्यू बहुत ही लेस होने वाला है, वेरी लो, ठीक है, अल्फा वेरी लेस, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इसका बहुत ही कम होगा। अब अगर मान लो इसके प्रेजेंस में हम लोग एक कॉमन इलेक्ट्रोलाइट शेयर कर लें, या एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिए जो कि इसके साथ कॉमन आयन शेयर कर रहा हो, तो हम लोग KCN इसमें ऐड कर दिए। तो KCN क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्ट है, तो जनरली जितने भी सॉल्ट होते हैं उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंसिडर कर रहे हैं। तो ये KCN क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो ये पूरा पूरा 100% अपने आयंस में टूट जाएगा, ये देखो K प्लस और Cn माइनस, ठीक है। अब मान लो इसका जो इक्विलिब्रियम ऑलरेडी पहले से स्टेब्लिश हो गया होगा, ठीक है, अब मान लो ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करेगा ना, एक HCN जो है इसका एक इक्विलिब्रियम होगा, और ये H प्लस और Cn माइनस का कुछ ना कुछ इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन होगा। अब उस इक्विलिब्रियम पे क्या कर दिया, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने के बाद हम लोग ये KCN ऐड कर दिए, तो KCN ऐड करने से अचानक देखोगे यहाँ पे Cn माइनस का कंसंट्रेशन क्या हो गया, अचानक से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। इसका एडिशन करने से KCN अगर ऐड करोगे तो ये जो इक्विलिब्रियम है ना, उसका इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ है, हम लोग लिखेंगे ना Ka लिखते हैं हम लोग, Ka उस एसिड का क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ Cn माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HCN, यही होगा इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अब जैसे ही KCN ऐड किया हम लोग, तो Cn माइनस का कंसंट्रेशन क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, और Cn माइनस का कंसंट्रेशन अगर इक्विलिब्रियम पे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो ये इक्विलिब्रियम ऑब्वियसली डिस्टर्ब होने वाला है, और इक्विलिब्रियम अगर डिस्टर्ब होगा तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल तुम लोग खुद बताना ये रिएक्शन, इसका जो इक्विलिब्रियम है ये किस डायरेक्शन में शिफ्ट होने वाला है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, सर बैकवर्ड। बैकवर्ड, क्योंकि Cn माइनस ये इस रिएक्शन के लिए या इस इक्विलिब्रियम के लिए क्या है, प्रोडक्ट है। तो अगर हम लोग इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, Cn माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है मतलब इसके लिए प्रोडक्ट बढ़ रहा है, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या होगा, रिएक्शन प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को कम करना चाहेगा, और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन Cn माइनस को ये कम करने के लिए ऑब्वियसली किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड, बैकवर्ड जाएगा तभी तो Cn माइनस का कंसंट्रेशन कम होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या हो रहा है, द इक्विलिब्रियम इक्वेशन, या ऐसे लिख लो, द रिएक्शन शिफ्ट्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट होगा इन ऑर्डर टू रीस्टैब्लिश, नया इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करने के लिए वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। समझ में आया। अब देखो अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगा, ठीक है, अगर ये रिएक्शन नया इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करने के लिए अगर ये बैकवर्ड शिफ्ट हो गया, तो जो भी वो थोड़ा बहुत आयोनाइज हो रहा था वो क्या होगा, और भी कम हो जाएगा या नहीं, खुद बताओ, जो भी थोड़ा बहुत ये फॉरवर्ड जाएगा तभी तो आयोनाइज होगा,
अब ये कॉमन आयन के प्रेजेंस में ये क्या होने लगा, और बैकवर्ड जाने लगा। तो जितना भी ऑलरेडी हमको पता है कि वो बहुत ही कम आयोनाइज होता है, लेकिन कॉमन आयन के प्रेजेंस में क्या हुआ, और भी रिएक्शन वो H प्लस के साथ कंबाइन करके बैकवर्ड ही शिफ्ट होने लगा। तो उसका आयोनाइजेशन क्या होगा, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और भी फर्दर सप्रेस ही होगा ना, और भी कम होते जाएगा। यस और नो, बोलो। Yes, sir. तो इसी इफेक्ट को बोला जाता है कॉमन आयन इफेक्ट, कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो होता है ना, अगर हम लोग एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसमें ऐड कर दिए जो कि उसके साथ कॉमन आयन शेयर करता हो, तो उसके प्रेजेंस में उसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और भी सप्रेस होते चला जाएगा। तो इस इफेक्ट को बोला जाता है कॉमन आयन इफेक्ट। और अगर इसको एक्सप्लेन करना तो ये बेसिक हम लोग ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये एक्सप्लेनेशन क्लियर है या नहीं? यस सर। चलो, तो इसको हम लोग ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं आसानी से। तो इनफैक्ट इसका HCN मेनली देखोगे जो भी थोड़ा बहुत डिसोसिएट हो रहा था वो और भी बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। मतलब HCN जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें देखोगे HCN का जो इनिशियल कंसेंट्रेशन है ना, ऑलमोस्ट उतना ही कंसेंट्रेशन बचा हुआ ही रह जाता है, वो कुछ आयोनाइज हो ही नहीं पाता है। इतना कम है कि उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे आसानी से। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन जैसे तुमसे पूछ लिया जाएगा, जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई द कंसेंट्रेशन of S2 minus ions from H2S decreases in presence of HCl। कर सकते हो एक्सप्लेन आसानी से? यस और नो? यस सर। कॉमन आयन इफेक्ट से आसानी से एक्सप्लेन हो जाएगा। यहाँ H2S का इक्विलिब्रियम तुम लोग लिख देना, ये 2H प्लस और S2 माइनस, और यहाँ पे इसमें क्या कर रहे हैं, HCl हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो HCl हमको पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, H प्लस और Cl माइनस। या यहाँ देखोगे ये H प्लस के कंसेंट्रेशन को बहुत ज्यादा ये इंक्रीज कर देगा इसके इक्विलिब्रियम पे। तो ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगेगा, रिएक्शन शिफ्ट्स बैकवर्ड ड्यू टू ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल अप्लाई करोगे। ठीक है, और अगर रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट करेगा तो कंसेंट्रेशन ऑफ S2 माइनस ये क्या करेगा, ये डिक्रीजेस। ये कॉमन आयन इफेक्ट से ही एक्सप्लेन होगा। ठीक है, तो इस तरह से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब जैसे इसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करना है कॉमन आयन इफेक्ट को अप्लाई करके, तो जैसे एक क्वेश्चन दे रहे हैं तुम लोगों को, ट्राई करो तो। देखो, कैलकुलेट द concentration of ये H प्लस आयंस in a solution of HCN। ठीक है, और इसका 0.2 मोलर है, और K दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻10 विथ KCN, और KCN का कंसेंट्रेशन ये 1 मोलर दिया हुआ है। कैलकुलेट करो तो H प्लस का कंसेंट्रेशन कितना होगा।
नहीं हुआ? हेलो, Yes, sir. बना? इतना क्या सोच रहे हो, उसमें आसान है, कॉमन एन इफेक्ट अप्लाई करना है बस। क्या बताओ आद्या? हेलो, नहीं आ रहा है किसी से? ट्यूशन आ शुभम, गया है। क्या आ गया? आवाज नहीं आ रहा है, बोलो। सूरज, यस सर। नहीं बना? नहीं। क्या तुम लोग कॉमन एन इफेक्ट फिर क्या समझ में आया तुम लोगों को जब बना ही नहीं तो? थियोरेटिकली पढ़ लेते हो, उसको अप्लाई कैसे करना है वो नहीं कर पाते हो तुम लोग। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। यहाँ पे देखो, ये केसीएन लिया गया है, केसीएन अपने आयन में टूटेगा, ये एच के प्लस और सीएन माइनस, ठीक है। केसीएन का कितना कंसेंट्रेशन लिया गया है इनिशियल, बोलो। सर हाँ, सर 8 into 10 to the power -11। 8 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। चलो ये सी इनिशियल ये कितना है इसका, 1 मोलर है ना, ये 0 0 है। अब कंसेंट्रेशन फाइनल ये 0 हो जाएगा, ये 1 मोलर यहाँ से आएगा और सीएन माइनस ये 1 मोलर आएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा पूरा टूट जाएगा। ठीक है, उसके बाद फर्दर क्या करेंगे हम लोग, देखो। अब HCN के केस में हम लोग देखते हैं HCN का जो इक्विलिब्रियम है, HCN कैसे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करेगा, ये H प्लस और CN माइनस, ठीक है। इनिशियल हम लोग एज्यूम करते हैं, इसका भी इनिशियल कंसेंट्रेशन हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। चलो हम लोग बाद में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ये इनिशियल कंसेंट्रेशन जो है इसका मान लेते हैं C हमारा, ठीक है। C के टर्म में एज्यूम करते हैं ये 0 0 है। ये सारा जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया, फाइनली जब बात कर रहे हैं हम लोग, जब ये CN माइनस जो है ऐड कर दिया हम लोग, रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट कर गया, उसके बाद का केस है। जब फाइनल इक्विलिब्रियम जब स्टैब्लिश हो रहा है, तो हम लोग डिग्री ऑफ आयनाइजेशन मान लेते हैं इसका अल्फा, C × 1 - अल्फा, और ये क्या होगा, C अल्फा और ये C अल्फा इस केस में, ठीक है। अब एक्चुअली जब इसका ये लिखोगे, यहाँ भी साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम वाला केस होगा, CN माइनस देखो यहाँ से 1 मोलर आ रहा है, तो इसमें क्या करना होगा तुमको, 1 मोलर ऐड करना होगा या नहीं, ये पूरा CN माइनस इतना हो गया ना इक्विलिब्रियम पे, समझ रहे हो बात? हेलो, Yes. तो बस यही चीज था। अब K लिखोगे यहाँ पे, कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस, कंसेंट्रेशन ऑफ CN माइनस डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ HCN। अब यहाँ खुद देखो तुम लोग, H प्लस का है C अल्फा, और ये हो गया C अल्फा प्लस 1, ठीक है। और नीचे क्या है, C × 1 - अल्फा। अब यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन क्या क्या लेना है तुमको, अल्फा का वैल्यू जो है ये 1 से बहुत ही छोटा है, मच मच लेस देन 1, तो इसका मतलब 1 - अल्फा का वैल्यू वो तो नियरली 1 बराबर होना है। दूसरा अप्रोक्सीमेशन क्या है, ये जो C अल्फा है, जो CN माइनस का कंसेंट्रेशन जो
एसिड से आ रहा है वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा एज कंपेयर टू जो सॉल्ट से आ रहा है? ये बताओ, बोलो। Yes, ये जो sir. सी एन माइनस, क्योंकि ये रिएक्शन जो है बैकवर्ड शिफ्ट कर गया, तो बैकवर्ड शिफ्ट कर गया तो ये सी एन माइनस ये एसिड से थोड़ी ना आ रहा होगा। वो सी एन माइनस मेनली जो आ रहा होगा, जो कॉमन आयन का कंसेंट्रेशन है, वो कॉमन आयन का कंसेंट्रेशन मेनली किससे आ रहा होगा, वो सॉल्ट से आ रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक एक अप्रोक्सीमेशन और भी ले सकते हैं कि 1 + C अल्फा का वैल्यू ना, ये हम लोग नियरली इक्वल टू 1, क्योंकि सी अल्फा का वैल्यू 1 से बहुत ही छोटा होने वाला है, तो ये नियरली 1। बस हो गया। यहाँ पे के का वैल्यू हमको दिया हुआ था, के कितना दिया हुआ है एसिड का, 4 × 10⁻⁻10। अब देखो सी सी कैंसिल आउट ही हो गया, यहाँ बच गया अल्फा, और सी अल्फा प्लस 1 को नियरली 1 एज्यूम करना है, 1 माइनस अल्फा को 1। यहाँ से ये आ गया, अल्फा का वैल्यू आ गया हमारा 4 × 10⁻⁻10। अल्फा निकल गया। अब हमको पूछा गया कंसेंट्रेशन ऑफ H+, तो H+ कहाँ से आ रहा है, ये HCl से, सी अल्फा है इसका कंसेंट्रेशन, तो कंसेंट्रेशन ऑफ H+ क्या हो गया, ये सी अल्फा। सी कितना है इनिशियल कंसेंट्रेशन एसिड का, 0.2 मोलर, तो ये 0.2 इंटू अल्फा है 4 × 10⁻⁻10, ये 0.8 इंटू 10⁻⁻10 मोलर। इसको हम लोग 8 × 10⁻⁻11 लिख सकते हैं, यही तो है। क्या बोलो, हेलो। समझ आया या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. देख लो एक बार, किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। तो हो गया ये इसका कॉमन आयन इफेक्ट का एप्लीकेशन, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं, जैसा एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। इस पे क्वेश्चन है, डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ठीक है, इन 0.4 मोलर NH4OH solution having, इस तरह दिया हुआ 5.35 ग्राम NH4Cl in a 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे के भी दिया हुआ है NH4OH का, ये हमारे पास 1.8 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। अब इसमें OH माइनस का कंसंट्रेशन तुमको डिटरमाइन करना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, 6.4 इंटू 10⁻⁴, ऑप्शन बी 7.2 इंटू 10⁻³ ऑप्शन सी 6.4 इंटू 10⁻⁵ एंड ऑप्शन डी 7.2 इंटू 10⁻⁵। फटाफट करो तो।
बन गया? हेलो, क्या कर रहे हो यार तुम लोग इतना? हेलो, आवाज नहीं आ रहा है क्या? हेलो आद्या, अरे सर, नहीं बना है अभी तक? अरे बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, इसमें क्या कॉमन आयन इफेक्ट ही तो लगाना है। क्या दिक्कत आ रहा है इसमें शुभम? सर 7.2 into 10 to the power -5. -3 या -5? सर 5. हाँ -5 सही, ऑप्शन डी ना? हाँ सर. हाँ करेक्ट है। ऑप्शन डी ही आएगा, देख लो एक बार तुम लोग। यस सर, वही यहाँ है। अरे यहाँ पे डायरेक्ट ग्राम के टर्म में तो तुम उसका मोल्स निकालोगे ना, मोल्स निकाल के 1 लीटर सॉल्यूशन है तो कंसंट्रेशन निकालोगे NH4Cl का। तो वहां से हमारा एक्चुअली में किसका NH4+ का कॉमन आयन है ना, दोनों में NH4+ कॉमन आएगा तो NH4+ का कंसंट्रेशन वहां से आ जाएगा उस सॉल्ट से। और जब इसका इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखोगे यहाँ पे Kb का, ये क्या है NH4+ और ये OH- डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH। ठीक है, तो ये Kb हमारा देखो कितना है, Kb का वैल्यू तो 1.8 इंटू 10⁻⁻5 है। अब NH4OH जो मेनली आ रहा है, ये बेसिकली सॉल्ट वाला लिखना है हमको, सॉल्ट से जो कंसंट्रेशन आ रहा है। और OH- इसका कैलकुलेट करना है हमको। और NH4OH जो बचा हुआ रहेगा वो कितना बचा हुआ रहेगा, जो कि इनिशियली लिया गया था, क्योंकि हम लोग अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं। अप्रोक्सीमेशन लेने के बाद तो उतना ही बचता है ना वो, यस और नो? तो जो इनिशियल था वो उतना ही तो हम लोग उसको अप्रोक्सीमेशन लेने के बाद कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो बस सब्स्टिट्यूट कर दो, ये बेसिकली इनिशियल वाला ही रहेगा। देखो आ रहा है यानी आंसर। हो गया? ऑप्शन डी आ रहा है सबका? यस सर। चलो यस सर। ठीक है, तो समझ आ गया ना कॉमन आयन इफेक्ट को कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, या कोई दिक्कत है? अब अप्लाई कर लोगे आसानी से? एसिड और बेस दोनों में एक एक एग्जाम्पल तुम लोग को दे दिया, कर सकते हो या नहीं अब अप्लाई? यस सर। चलो ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉमन आयन इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट। चलो तो यहाँ पे हम लोग एसिड और बेस वाला पीएच का कैलकुलेशन सारा कर चुके हैं, कॉमन आयन इफेक्ट कर चुके हैं। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग वो स्टार्ट करेंगे बफर सॉल्यूशन के बारे में।
तो तुम लोग अगर क्वेश्चन बनाए हो, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, बताओ। क्वेश्चंस ट्राई किए हो बुकलेट से? बोलो जल्दी से। यस सर। हाँ बोलो क्या है। सर लेवलिंग इफेक्ट का क्या मतलब होता है? हेलो। यस सर। हाँ बोलो। सर लेवलिंग इफेक्ट का क्या मतलब होता है? लेवलिंग इफेक्ट के क्वेश्चंस छोड़ देना, वो है नहीं अब। लेवलिंग इफेक्ट्स बेसिकली हम लोग किसमें कंसिडर करते हैं, ये बुकलेट में देखे हो? यस सर, वो एक्सरसाइज बना रहे थे तो उसी में एक क्वेश्चन था। कौन से क्वेश्चन में था? सर C3 सर। अच्छा, एक मिनट रुको, देख लेते हैं। रुको एक मिनट, बुकलेट देखना होगा। कौन सा क्वेश्चन है C3 में? सर पार्ट 2 सेक्शन C, क्वेश्चन नंबर C3। एक सेकंड, खोल रहा है PDF। कौन सा? एक्सरसाइज 2 का? सर 1। एक्सरसाइज 1 में पार्ट C में? पार्ट 2 सेक्शन C। पार्ट 2 सेक्शन C में C3 सर। C3। अच्छा, लेवलिंग इफेक्ट बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं क्या है, इन वाटर द वीक बेसिस, सॉरी, इन वाटर द bases NaOH, KOH, RbOH, CS exhibit the same strength as they are completely ionized in water. This is known as dash of the solvent water. तो बेसिकली लेवलिंग इफेक्ट का मतलब क्या हुआ ना कि वाटर जो है ना वो एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट कर सकता है, इसलिए वो लेवल करता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि अगर कोई सॉल्वेंट है, ठीक है, अगर मान लो वो हम लोग अगर उसको रिलेट करना चाहें इस तरह से, एक सेकंड, कैसे एक्सप्लेन करें इसको। हम लोग ऐसे कर सकते हैं, जैसे देखो वाटर जो है बेसिकली एक सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा है ना, तो जैसे मान लो अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड अगर ऐड कर दो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड का अगर एडिशन हम लोग करें, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के एडिशन में क्या होगा कि वाटर जो है उस पर डायरेक्ट एक्ट करता है और वाटर जो है उससे क्या कर लेगा, H+ खींच लेगा। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड को तुम पानी में डालोगे तो क्या होगा, वो पूरा पूरा अपने आयंस में टूट जाएगा ना, जैसा HCl लिए हम लोग। ठीक है, तो HCl लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो जैसे दिख रहा है स्क्रीन सबको, यस सर। HCl है,
तो अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिए हम लोग, तो एक्वा सॉल्यूशन पानी में इसको डाले, तो ये देखोगे H+ और Cl- में ये पूरा पूरा अपने आयंस में टूट गया। तब यहाँ पे एक्चुअली में देखो, अब दूसरा HCl मॉलिक्यूल थोड़ी ना यहाँ पे बचा है जिसपे कि H2O एक्ट कर सकता है, क्योंकि वो पूरा पूरा H+ में कन्वर्ट हो चुका है। तो पूरा पूरा अगर H+ में कन्वर्ट हो चुका है, तो वाटर अब उसके कंसंट्रेशन को, H+ के कंसंट्रेशन को वाटर अफेक्ट नहीं कर सकता है इस केस में, ठीक है। तो जो भी कंसंट्रेशन आएगा, ठीक है, जो भी स्ट्रेंथ आएगा उसका सबका सेम आएगा, क्योंकि उसको अफेक्ट नहीं कर सकता है वाटर। तो इसको बेसिकली हम लोग लेवलिंग इफेक्ट सॉल्वेंट की वजह से आता है। तो हम लोग बोलेंगे कि अगर मान लो वाटर जो है, अगर सल्फ्यूरिक एसिड अगर बचा रहता, जैसे मान लो सल्फ्यूरिक एसिड का अगर केस लें हम लोग, तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर वाटर रिएक्ट करता, ठीक है, तो रिएक्ट बेसिकली ऐसे करता है ना, जैसे उसको आयोनाइज करता है। तो ये वाटर जो है बेसिकली उसके, यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, जैसे H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाओ, जैसे HCl में ही कंसिडर करते हैं हम लोग। वाटर क्या कर रहा है, वाटर जो है सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है। तो ये सॉल्वेंट जो है बेसिकली कैसे अटैक कर रहा है, ये वाटर का जो लोन पेयर है ये इस तरह से होता है, ये बॉन्ड इधर से टूटता है और ये इस पे जाके अटैक करता है, ठीक है। तो ये इस पे अटैक करता है, तो हम लोग इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। वाट यहाँ पे देखो ये इस तरह से कैसे बन रहा है, ये वाटर अगर अपना ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करेगा, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हो रहा है H3O+ और यहाँ से Cl- निकल गया। तो इस तरह से देखो ये पूरा पूरा अपने आयंस में टूट चुका है। यहाँ पे HCl का अब पूरा कोई HCl जो है इस फॉर्म में, अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में अब यहाँ पे नहीं बचा हुआ है कि दूसरा वाटर मॉलिक्यूल इस पे जाके अटैक कर सके, अब वैसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लेवलिंग इफेक्ट। कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या है ना, कि वाटर जो है उसके कंसंट्रेशन को लिमिट कर देता है, H+ के कंसंट्रेशन को, वो फर्दर दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करके H+ के कंसंट्रेशन को चेंज नहीं कर सकता है। क्लियर है? मतलब अब अगर अब HCl थोड़ी ना बचा है, एक बार अगर उस पर अटैक हो गया HCl के सारे मॉलिक्यूल्स पे, तब H+ अगर हुई, HCl अगर अपने आयंस में बदल चुका है, तब वो HCl के फॉर्म में रहेगा क्या, ये बताना। नहीं सर। तो अब सेकंड केस में अगर हम लोग बात करें कि दूसरा मॉलिक्यूल, अब वाटर मॉलिक्यूल, अब HCl बचा ही नहीं है, तो उस पर थोड़ी इफेक्ट कर सकता है, उस पर अटैक थोड़ी कर सकता है। अगर मान लो इन केस अगर HCl अवेलेबल रहता, तो फिर दूसरा वाटर मॉलिक्यूल उस पर अटैक करके फिर क्या करता, वहां से H+ प्रोड्यूस करता। तो उस केस में वो H+ के कंसेंट्रेशन को चेंज कर सकता था। लेकिन इस केस में तो पॉसिबल नहीं है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऐसा पॉसिबल है? बोलो। नो सर। तो इसको हम लोग बोलते हैं लेवलिंग इफेक्ट। कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है ना, वो क्या हो जा रहा है, लेवल्ड हो जा रहा है। किसकी वजह से? उसका जो कंसंट्रेशन है H+ देने का, या बेसिसिटी जो है उसका, जो भी एसिड का बेसिसिटी आना चाहिए, वो उसका लेवल कर दिया है। कौन लेवल कर दिया? सॉल्वेंट की वजह से बेसिकली है वो, ठीक है। तो हम लोग उसको वही बोलते हैं लेवलिंग इफेक्ट। कि वाटर जो है ये सॉल्वेंट है, मतलब वाटर जो एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे वाटर अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है इस एसिड के H+ को। तो वाटर अगर अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, अपना बेसिक स्ट्रेंथ शो कर रहा है या एसिडिक स्ट्रेंथ शो कर रहा है, बताओ तो। वाटर अगर अपना लोन पेयर इस एसिड के H+ को डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे वाटर कौन सा प्रॉपर्टी अपना शो कर रहा है, एसिडिक या बेसिक? बेसिक। बेसिक, क्योंकि वो लोन पेयर डोनेट कर रहा है ना अपना, तो लोन पेयर डोनेट करके वो उसके कंसंट्रेशन को लिमिट कर रहा है। तो यहाँ पे ये बेसिक कैरेक्टर शो कर रहा है वाटर। और अगर तुम स्ट्रॉन्ग बेस लोगे, तो वहां पे देखोगे वो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। तो इसलिए यहाँ पे लेवलिंग